महास्थविर जातक अध्याय 13। किसी की मां नहीं है, ये सुनकर न जाने क्यों मेरे मन में भारी कष्ट होता था। इसी सहानुभूति के आकर्षण में नंदा मेरी अत्यंत प्रिय और अपनी बन गई। छुट्टियों के समय हमारा पत्र व्यवहार चलता था। उसमें वह मुझसे कितनी ही मन की बातें लिखती थी और मैं उसे लिखता था, उसका कोई ठिकाना नहीं। तब पोस्टकार्ड की कीमत 1 पैसा और लिफाफे की कीमत 2 पैसे हुआ करती थी। 5 साल बड़े अच्छे बीते। एक रविवार को नंदा ने मुझसे कहा, अब भाई मुझे पिताजी के पास जाकर रहना होगा, बोर्डिंग छोड़ना पड़ेगा। मन के भीतर एक तीक्ष्ण वेदना अनुभव की। नंदा चली जाएगी? मैंने पूछा, क्यों भाई? नंदा ने फुसफुसाते हुए कहा, मामा कह रहे हैं कि मैं बड़ी हो गई हूं, अब मेरी शादी की बात चलेगी, अब और बोर्डिंग में रहना ठीक नहीं होगा। नंदा की उम्र तब शायद 11 वर्ष रही होगी। उसके पिता विदेश विलायत से लौटे हुए और उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। समय था वर्ष 1902। विदाई के समय नंदा ने कहा, स्थविर रोना मत भाई, फिर मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। इस घटना के शायद 7-8 साल बाद मैं तब एक घुमक्कड़ भवघूरे था। बंगाल से बहुत दूर मध्य प्रदेश के एक शहर में आ पहुंचा था। शहर के किनारे से नर्मदा नदी बह रही थी। नदी के किनारे बड़े बड़े ऊंचे पक्के घाट थे। उस पार सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं एकदम क्षितिज में जाकर मिल गई थी। सारा दिन सड़कों पर घूमता फिरता और शाम ढलते ही नदी के किनारे किसी सुनसान घाट पर आकर बैठ जाता। लोगों के शोर शराबे के कारण दिन के समय नदी की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती थी, लेकिन रात में वो क्या शोर कलरोल होता था। संगीत की कितनी ही विचित्र धुनें सुनते सुनते मैं सो जाता था। जाने की कोशिश करने पर भी मैं उस जगह को छोड़ नहीं पा रहा था। उस संगीतमयी चंचल नर्मदा ने न जाने किस माया के बंधन में मुझे बांध लिया था। वो कोजागरी पूर्णिमा की एक रात थी। जनशून्य घाट पर मैं अकेला बैठा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि दूर वो रहस्यमयी सोई हुई सतपुड़ा पर्वतमाला धीरे धीरे जैसे जाग रही है, जैसे उसकी प्रत्येक वृक्ष लता पशु पक्षी और कीट पतंग विचित्र सुरों में कलरव करने लगे हों। मैंने स्पष्ट देखा जैसे वो महाकाय पर्वत अत्यंत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ते हुए नदी के किनारे आकर ठिठक गया। उसके बाद एक अद्भुत भाषा में वो मुझसे जैसे कुछ कहने लगा। कितने ही युग युगांतरों की कहानियां, कितनी ही दुर्लभ खबरें, उन सब के बीच नर्मदा की कलकल ध्वनि कहीं डूब गई। अचानक मेरी तन्मयता को भंग करते हुए जैसे पहाड़ को चीरकर मेरी ही मातृभाषा यानी बंगाली में साक्षात सरस्वती या वागीश्वरी की मूर्ति संगीत के झरने के रूप में फूट पड़ी। मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में बैठा कोई गा रहा है, अनंत सागर के बीच 2 नैया को तैरा, सुख गया शांति गई आशा भी गई है अब ढल। मातृभूमि से कोसों दूर गहरी रात में अपनी मातृभाषा के उस संगीत ने मेरे रोम रोम को रोमांचित कर दिया। राग बागेश्वरी का वो उदास अंतरा परत दर परत अपनी उदात्त स्वर लहरियों में चढ़ने लगा। सामने अनंत रात्रि, हम दोनों यात्री। मैं उठकर उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ गया। गाना समाप्त हुआ। गाने के सुर और भाषा ने मेरे मन के भीतर जो संगीत जगाया था, नर्मदा की कलकल ध्वनि ने भी उसी के साथ अपना सुर मिला दिया। मैंने गायक से कहा, वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर। मैंने देखा कि गायक लगभग मेरी ही उम्र का था, शायद मुझसे 2-1 साल बड़ा हो। उसने मेरी और कुछ देर तक देखा और फिर पूछा, आप बंगाली हैं? शायद नए आए हैं। मैंने कहा, यहां मैं एक आगंतुक राहगीर हूं, बस 2 दिनों के लिए आया हूं, फिर चला जाऊंगा। उसने सवाल किया, किसके घर ठहरे हैं? ये सुनकर कि मैं किसी बंगाली के घर नहीं रुका हूं, वो हैरान रह गया। बोला, ऐसा नहीं चलेगा, हम बंगालियों के रहते आप यहां वहां रहें, ये नहीं हो सकता। परिचय बढ़ता गया। पता चला कि वे 2 पीढ़ियों से इस प्रदेश में रह रहे हैं। वे ब्राह्मण हैं। उसके पिता यहां के बहुत बड़े वकील हैं। वो नागपुर में बीए की पढ़ाई कर रहा है। उसके बड़े भाई को भयानक बीमारी है, आज गए कि कल गए ऐसी हालत है, इसीलिए उसे इस समय यहां आना पड़ा है। बड़े भाई बैरिस्टर हैं, उन्हें राज्यक्षमा यानी टीबी हो गया है। भाई की बात करते करते वो अपनी आंखें पोंछने लगा। मैंने कहा, भाई क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? मैं एक घुमक्कड़ आदमी हूं, टीबी के मरीज की सेवा का भार मुझे सौंप सकते हो। उसने कहा, जब भाई कहा है तो अब छोड़ने वाला नहीं। भाई के घर के रहते आप कहीं और रहें, ये नहीं होगा। उसकी बातों में ऐसी आत्मीयता थी कि उसे अधिक देर तक खुद से दूर रखना संभव नहीं हुआ। वो कहने लगा, मैं तुम्हें किसी भी हाल में यहां वहां नहीं रहने दूंगा, हमारे घर चलो, जब तक मन करे वहां रहना, चाहो तो पूरी जिंदगी वहीं रह सकते हो। मैं कहता हूं, अगर कभी कोई असुविधा हुई तो चले जाना। ये कहकर उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया।
वो उसी रात मुझे अपने यहाँ खींच कर ले जा रहा था, पर बड़ी मशक्कत के बाद मैंने उस समय के लिए उससे छुट्टी पाई। अगले दिन सुबह मैं उनके यहाँ जा पहुँचा। मेरे नए दोस्त ने अपने छोटे भाइयों से मेरा परिचय कराया। अब प्रतिदिन शाम के 3-4 घंटे वहीं बीतने लगे। वो एक अत्यंत सभ्य और शिक्षित परिवार था। महल जैसा घर था। लोग, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, संसार पूरी तरह से जगमगा रहा था। लेकिन सबके सब उदास यानी म्रियमाण थे। छोटे बच्चे तक दबी आवाज में बात करते थे। किसी के गले की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी, जैसे किसी अनहोनी की आशंका में सभी थके हुए और हताश हों। उसके बाद अंततः वो दिन आ ही गया। सुबह से ही घर में डॉक्टरों और हकीमों का आना जाना लगा रहा। शाम को मेरे मित्र ने कहा, आज रात अब तुम्हारा जाना नहीं हो पाएगा, यहीं रुक जाओ। सुबह से ही बड़े भाई की स्थिति बहुत खराब है। रात में मैं वहीं ठहर गया। दूध जैसी सफ़ेद और नरम बिछौने को देखकर अत्यंत दुख में भी मुझे हंसी आ गई। लगभग 2 महीनों से जमीन पर हाथ का सिरहाना बनाकर रातें काटी थीं। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। अभी सुबह की पहली किरण फूटी ही थी कि अंतःपुर यानी कि अंदरूनी कमरों से महिलाओं के रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं हड़बड़ाकर उठकर बाहर आया। मित्र से मिलते ही उसने कहा, बड़े भाई चले गए अभी 15 मिनट पहले ही। जाना मत, शमशान जाना होगा, चाय पी ली। दिन ढलने के साथ साथ घर में लोगों की भीड़ जुटने लगी। बंगाली, हिंदुस्तानी, मराठी। किसी वज्र से आहत विशाल वृक्ष यानी वनस्पति की तरह घर के मालिक एक कमरे में कुर्सी पर बैठे थे और उन्हें घेरे हुए थे उनके वरिष्ठ मवक्किल। कुछ बैठे हुए, कुछ खड़े हुए। किसी के पास भी सांत्वना के शब्द नहीं थे। अंतःपुर से आती स्त्रियों की चीखें असहनीय होती जा रही थीं। शव को बाहर एक आंगन जैसी जगह पर लाकर रखा गया। साथ ही कई महिलाएं और छोटे बच्चे रोते बिलखते हुए बाहर निकल आए। उनमें से मां को तो देखते ही पहचान लिया। सभी रो रहे थे, नौकर चाकर सब। कंधा देने वाले यानी वाहक जब शव को उठाने ही वाले थे, तभी भीतर से भीड़ को चीरती हुई एक स्त्री आई और शव के सीने पर गिर पड़ी, जैसे जड़ से उखड़ी हुई कोई बिजली की लता। ये दृश्य देखकर भीड़ में हर कोई फिर से चीख चीख कर रोने लगा। मनुष्य की ये निष्फल पुकार न जाने कितने ही मित्रों के आंगन में गूंजती देखी है, फिर भी आंसुओं को रोकना कठिन हो गया। कुछ देर बाद मेरा मित्र उस स्त्री के पास गया और बोला, भाभी उठो, अब हमें ले जाने दो। ये कहकर उसने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। अब मैंने उनका चेहरा साफ साफ देखा। वो रुदन करती हुई स्त्री नंदा थी, मेरी बचपन की सहेली। वाहक शव को उठाकर ले गए। मैं अब उनके साथ नहीं जा सका। नंदा कुछ देर तक मेरी ओर हैरानी से देखती रही और बोली, कौन? स्तभिर। हाँ, देखा मेरा कैसा सर्वनाश हो गया। नर्मदा ने मेरे जीवन पात्र को किस अपूर्व रस से भरने के लिए अपना ये माया जाल बिछाया था, अब मैं उसे समझ पाया। मित्र, उसकी माँ, पिता और नंदा, किसी ने भी मुझे नहीं छोड़ा। श्राद्ध कर्म संपन्न होने के अगले ही दिन नंदा के बड़े भाई उसे अपने पिता के पास ले जाने के लिए आ पहुंचे। मैं भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के उन 4 घंटों के सफ़र में उसने अपनी 7-8 साल के जीवन की कहानी मुझे सुनाई। मेरा ये समय कैसे बीता और अब कैसे बीत रहा है, उसने तिनके तिनके की खबर ली और मुझे यथोचित उपदेश भी दिए। फिर एक बड़े स्टेशन पर हम उतरे। यहाँ ट्रेन बदलकर उन्हें दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। 15 मिनट के भीतर ही उनकी ट्रेन आ गई। विदा लेते समय नंदा ने कहा, स्थिर बीरा, पिछले जन्म में तू जरूर मेरा भाई रहा होगा, वरना न जाने कहाँ से और कैसे दिन हम दोनों की फिर मुलाकात हुई। पहली घंटी बजी। नंदा ने पूछा, फिर कब मिलेंगे भाई? उसके बाद खुद ही एक फीकी मुस्कान के साथ अपने सवाल का जवाब देती हुई बोली, अगर जीवित रहे तो जरूर मिलेंगे। क्या कहता है? गार्ड ने सीटी बजाई, ट्रेन चली गई। उस दिन के बाद से नंदा से फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं तो खैर जीवित हूं ही, नंदा शायद चली गई है, संसार छोड़ चुकी है। संडे स्कूल की दूसरी स्मृति है मेरा दोस्त शचीन। शचीन भी मातृहीन था। नंदा से कुछ समय पहले ही उसने वहां दाखिला लिया था। पहले ही दिन से उसके साथ मेरी गहरी दोस्ती हो गई। शचीन की दीदी पहले से ही संडे स्कूल आती थी और वो जानती थी कि मैं एक भयानक चरित्र वाला लड़का हूं, इसलिए मेरे साथ उसकी इतनी गहरी दोस्ती को वो अच्छी नज़रों से नहीं देखती थी। दीदी ने मेरे कीर्ति किस्से घर पर बता दिए, जिसके कारण शचीन के पिता ने उसे मेरे साथ घुलने मिलने से मना कर दिया। इसके बावजूद जब हमारी दोस्ती नहीं टूटी तो घर पर उस पर अत्याचार शुरू हो गया। अंततः हमने स्कूल में एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहां से निकलकर किसी के घर के चबूतरे पर बैठकर हम दोनों काफी देर तक बातें करते और फिर अपने अपने घर चले जाते। उम्र के साथ साथ हमारी दोस्ती भी बढ़ती गई। कई बाधाओं और विघ्न को पार करने के बावजूद हमारी ये मित्रता टिकी रही।
अभी कुछ ही दिन पहले मृत्यु ने आकर हमारे बीच विछोह पैदा कर दिया है। शचीन का उल्लेख इस जातक यानी संस्मरण में कई स्थानों पर आया है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।